मैं हूं दीपक सैनी। वेलकम टू डीआर ब्रदर क्लासेज। डीआर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे रीट के लिए स्पेशल बैच आरंभ किया है और ये ऑनलाइन डिजिटल की क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत रहेगा। दोस्तों राजस्थानी साहित्य रीट लेवल 2 में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन राजस्थानी साहित्य पढ़ना है तो हमें राजस्थानी भाषा बोलियों उनके क्षेत्र भी पढ़ने पड़ेंगे और राजस्थानी साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। और जिस साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो कला संगीत संस्थान होते हैं जो अलग अलग जगह स्थापित किए गए हैं, जैसे राजस्थान राज्य अभिलेखागार हो गया, राजस्थान साहित्य अकादमी हो गई, तो ये इन्हें पढ़ना पड़ेगा। वो कई बार राजस्थानी साहित्य से प्रश्न न बना करके इस पहले वाले चैप्टर से बना लेता है या तीसरे वाले चैप्टर से बना लेता है दोस्तों। लेकिन सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थानी साहित्य के बारे में चर्चा करने से पहले हमारा डोज रह जाता है जिसका नाम है दोस्तों मोटिवेशनल कोट। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट रहेगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, अरे बिना संघर्ष के कोई महान भी नहीं होता। अरे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट। अरे जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अरे तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ आज हमारी क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लीजिएगा, राजस्थानी साहित्य के बारे में हम एक एक बिंदु को विस्तार से पढ़ते हुए वहां कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करते हुए अच्छा पढ़ेंगे। पूरे मनोयोग से पढ़िए, पूरा समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन आज मैं यही एक घोषणा कर देता हूं, मैं अंत में जाते जाते एक आपको बेहतरीन प्रश्न लिखाऊंगा। वो राजस्थान कला संस्कृति का बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। अगर मान लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने उस प्रश्न का जवाब दे दिया तो ऐसे मान लेने की आपकी कला संस्कृति अंगुलियों पे हो जाएगी। बेहतरीन प्रश्न आएगा और वो उस प्रश्न का जवाब वही दे सकता है जिसने पूरी कला संस्कृति अच्छे से ढंग से अध्ययन की हो दोस्तों। अंत में हम उस सवाल पर भी चर्चा करेंगे और आज हम यहां से चल करके अर्थात हमारी क्लास को अंत उस प्रश्न के माध्यम से करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक है दोस्तों राजस्थानी साहित्य। सबसे पहले बात आती है कि हम टॉपिक को नहीं जानते तो उस टॉपिक के बारे में अध्ययन क्यों करें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि साहित्य क्या होता है। दोस्तों साहित्य क्या होता है? साहित्य होता है किसी भाषा का लिखित रूप, किसी भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों? साहित्य कहलाता है। चाहे वो राजस्थानी भाषा में लिखित हो तो क्या कहलाएगा? राजस्थानी साहित्य कहलाएगा। चाहे वो हिंदी भाषा में लिखित हो तो हिंदी साहित्य कहलाएगा। चाहे वो अंग्रेजी भाषा में लिखित हो अंग्रेजी साहित्य कहलाएगा। चाहे वो उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा में लिखित साहित्य हो वो उस भाषा का साहित्य कहलाएगा। तो राजस्थानी भाषा में लिखित साहित्य क्या कहलाता है? राजस्थानी साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द पर हमने चर्चा की, किसी भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। और राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे हो, अगर आपने एक कथन नहीं पढ़ा तो ऐसा मान लेना कि कुछ नहीं पढ़ा। एक कथन का मतलब है कि वो अति महत्वपूर्ण कथन है परीक्षा की दृष्टि के लिए। और वो कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लोहे पुरुष कहलाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा कि राजस्थानी साहित्य वीर साहित्य है, कि राजस्थानी साहित्य वीर साहित्य है। और इसका अर्थात किसका दोस्तों? राजस्थानी साहित्य का संसार के साहित्यों में निराला स्थान है। अभी मैं यहां नोट करवा देता हूं कि साहित्य के बारे में एक कथन है कि राजस्थानी साहित्य वीर साहित्य है। राजस्थानी साहित्य वीर साहित्य है। इसका संसार के साहित्यों में निराला स्थान है। दोस्तों ऐसा का ऐसा प्रश्न बन सकता है, ये कथन दे दे आपको और वहां पूछ ले कि ये कथन है तो राजस्थानी साहित्य या इसी को कह दो राजस्थान का साहित्य वीर साहित्य है। इसका संसार के साहित्यों में, दोस्तों यहाँ पूरे विश्व की तुलना थी इसलिए इंपोर्टेंट बन सकता है। संसार के साहित्यों में इसका निराला स्थान है। और कहने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्हें भारत का आयरन मैन कहते हैं, भारत का लोहे पुरुष कहा जाता है। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिसने राजस्थान का नहीं पूरे भारत का एकीकरण किया।
जुलाई जुलाई 1947 में रियासती विभाग की स्थापना की, जिसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। दोस्तों यहां लिख देता हूं, इन्होंने रियासती विभाग की स्थापना की थी। रियासती विभाग की स्थापना की और कब की थी दोस्तों? 5 जुलाई 1547 को। 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की थी। और इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे, जो भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर बात कर ले इनके सचिव कौन थे दोस्तों? सचिव थे वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब यहां से प्रश्न क्या बना वो ध्यान से सुनना। यही वीपी मेनन है जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, 3 जून 1947 को आई थी। जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, अर्थात लाने वाला कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अर्थात संवैधानिक के क्षेत्र में उसे सलाह कौन देता था? वीपी मेनन देता था। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये सचिव यानी कि वीपी मेनन है, जो लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। और दोस्तों यही प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई साहब वीपी मेनन थे, जो ही रियासती विभाग के क्या थे? सचिव थे। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 में की गई और रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही है जिन्होंने राजस्थान साहित्य के बारे में कथन कहा है कि राजस्थान का साहित्य वीर साहित्य है और इसका संसार के साहित्यों में निराला स्थान है। यहाँ वीर शौर्य गाथाओं को उल्लेख मिलता है और यहाँ इस राजस्थान की भूमि में वीर पुत्र ही पैदा हुए हैं। तो राजस्थान का साहित्य वीर साहित्य है, इसका संसार के साहित्यों में क्या है? निराला स्थान है। यहां तक चर्चा करने के बाद हमारा अगला मेन बिंदु आता है दोस्तों, राजस्थानी साहित्य के भाग कितने होते हैं? दोस्तों राजस्थानी साहित्य के भाग कितने होते हैं? राजस्थानी साहित्य के यानी कि 5 भाग होते हैं, जिनमें पहला आता है जैन साहित्य, दूसरा आता है चारण साहित्य, तीसरा आता है ब्राह्मण साहित्य, चौथा आता है संत साहित्य और 5वां आता है लोक साहित्य। यहां नोट करवा देता हूं दोस्तों में, राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थानी साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पांच भागों में बांटा गया है। अब 5 भाग कौन कौन से मैं यहां लिख देता हूं। एक है जैन साहित्य, दूसरा है चारण साहित्य, तीसरा है संत साहित्य, चौथा है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, और दोस्तों 5वां है लोक साहित्य। राजस्थानी साहित्य के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। जैन साहित्य, चारण साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। क्या है जैन साहित्य, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले ये 5 भाग आपको याद होने चाहिए। जो जैन कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य जैन साहित्य, चारण कवियों के द्वारा लिखा गया चारण साहित्य, ऐसे ही संत, ब्राह्मण, लोक क्या साहित्य, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु आ जाता है कि जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य, इसके बारे में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जैन धर्म पर आधारित साहित्य क्या कहलाता है। जैन धर्म पर आधारित साहित्य, क्या कहलाता है दोस्तों? जैन साहित्य कहलाता है। पहली बात आ गई, जैन धर्म पर आधारित साहित्य क्या कहलाता है? जैन साहित्य कहलाता है। पहला बिंदु हो गया। दूसरी बिंदु हम यहां रख सकते हैं कि जैन साहित्य है यह जैन साहित्य है जो पद्य शैली और गद्य शैली अर्थात इन दोनों को कह सकते हैं चंपू शैली। जैन साहित्य चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली में लिखा गया। अब क्या है चंपू शैली? चंपू शैली ये गद्य शैली की मिश्रण शैली है। गद्य शैली और पद्य शैली जो इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? चंपू शैली कहा जाता है। गद्य शैली और पद्य शैली को अगर मिला दिया जाए तो क्या कहा जाता है दोस्तों? चंपू शैली कहा जाता है।
तो जैन धर्म पर आधारित साहित्य क्या कहलाता है? जैन साहित्य कहलाता है। जैन कवियों के द्वारा यानी कि जैन धर्म की जानकारी दी जाती है और उसको लिख दे तो वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है, जैन साहित्य। जैन साहित्य चंपू शैली में लिखा गया। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? जो गद्य में भी लिखा गया और पद्य शैली में भी लिखा गया। गद्य शैली और पद्य शैली दोनों में लिखा गया, अर्थात चंपू शैली, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों को मिक्स रूप से कह सकते हैं कि चंपू शैली में लिखा गया। अगली बात आपसे पूछ लें कि राजस्थानी भाषा में लिखित जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ ले दोस्तों अगर आपसे, सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ ले तो वो हो जाएगा हमारा एक वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था, भरतेश्वर बाहुबली। मैं यहां लिख देता हूं भरतेश्वर बाहुबली लिखा गया था। और किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था, वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखा गया था। हम इसकी आगे और भी चर्चा करेंगे। जैसे साहित्यों में प्रथम आते हैं यही राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम या प्राचीन रचना कौन सी थी? भरतेश्वर बाहुबली थी, जो वज्रसेन सूरी के द्वारा 1168 ईस्वी या लगभग 12वीं शताब्दी में लिखी गई। और इसकी जो भाषा आती है दोस्तों मारू गुज्जर भाषा आती है और इसमें राजा भरत और बाहुबली के युद्ध के बीच का वर्णन मिलता है। तो जैन साहित्य में आ जाएगा कि भरतेश्वर बाहुबली ये राजस्थानी भाषा में लिखित सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली लिखने वाले का ध्यान रखना वज्रसेन सूरी, और इसको कब लिखा था? 1168 ईस्वी में लिखा था। ठीक है दोस्तों, कब लिखा था दोस्तों? 1168 ईस्वी में लिखा था। और बात करें जैन साहित्य में और उदाहरण ले लेते हैं। एक है कुवलय माला किसका ग्रंथ आता है? उद्योतन सूरी का ग्रंथ आता है। किसका ग्रंथ आता है दोस्तों? उद्योतन सूरी का ग्रंथ आता है। और ये उद्योतन सूरी अर्थात कुवलय माला ये वही ग्रंथ है जिसमें मारवाड़ी भाषा, आगे हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा व बोलियां उनके क्षेत्र में, यह वही कुवलय माला है जिसमें हमें मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम मरु भाषा मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, कब लिखा गया इसकी भी चर्चा करेंगे। यह वही कुवलय माला ग्रंथ है जिसमें भारत पर हुणों का आक्रमण की जानकारी मिलती है। आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा जिसमें आता है आलू रावल अर्थात अल्लट, जिसने आहड़ को राजधानी बनाई थी और मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। और राजस्थान का प्रथम छोरा था जिसने विदेशी छोरी से क्या किया? ब्याह किया। अर्थात प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह राजस्थान का पूछ ले तो आलू रावल अर्थात अल्लट किससे किया था? हुन राजकुमारी हरिया देवी से किया था। वो फैक्ट और वो प्रमाण है ना हमें इसी पुस्तक से मिलता है। अगर ये पुस्तक नहीं होती ना तो हमें ये पढ़ने को भी नहीं मिलता दोस्तों। कुवलय माला उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। और एक यहाँ आप जैन ग्रंथों में ले सकते हो रसिक तीर। क्या ले सकते हो दोस्तों? रसिक तीर। और ये रसिक तीर किसके द्वारा लिखी गई है? महाप्रज्ञ सूरी के द्वारा। महाप्रज्ञ सूरी के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्या था? जैन साहित्य था दोस्तों। ये क्या था? जैन साहित्य था। एक पॉइंट और भी लिखना चाहो तो जैन साहित्य अधिकांश मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जैन साहित्य अधिकांश किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। हम इस मारवाड़ी भाषा आएगी तब इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। मीराबाई के पद है जो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए, जबकि दादू जी के पद है जो सदुगड़ी भाषा था ढूंढाड़ी की उपबोली है। सदुगड़ी भाषा में दादू जी को उपदेश लिखे हुए हैं, जबकि मीराबाई के जो पुस्तक है रचना है वो मारवाड़ी भाषा में लिखी गई और अधिकांश जैन साहित्य मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। तो ये था हमारा जैन साहित्य। हमने पहली चर्चा की थी जैन साहित्य क्या है, जैन धर्म पर आधारित साहित्य क्या कहलाता है? जैन साहित्य कहलाता है। जैन साहित्य चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली क्या होती है? जो गद्य शैली में लिखा गया और जो पद्य शैली दोनों का मिश्रित रूप में लिखा, अर्थात उसमें दोहे भी आ गए और जो निबंध भी आ गया, वो क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाता है। राजस्थानी भाषा में लिखित जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ ले तो भरतेश्वर बाहुबली है, जो 1168 ईस्वी में लिखा गया। लगभग 12वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं। इसके लेखक कौन थे? वज्रसेन सूरी थे। और इसकी जो भाषा आती है मारू गुज्जर आती है। इसमें भरत और बाहुबली के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसकी हम चर्चा साहित्य में प्रथम अभी पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और इसका एक उदाहरण ले सकते हो जैन साहित्य का कुवलय माला, जो उद्योतन सूरी लिखने वाला है। और रसिक तीर किसने लिखी थी? महाप्रज्ञ सूरी ने लिखी थी। अब चर्चा करते हैं आगे।
दूसरा हमारा आता है दोस्तों चारण साहित्य। क्या आता है दोस्तों? चारण साहित्य। एक एक ही हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या है और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। दूसरा कौन सा साहित्य आता है दोस्तों? हमारा चारण साहित्य। देखते हैं चारण साहित्य के बारे में, पूरा डीएनए टेस्ट करते हैं। तो लीजिएगा चारण साहित्य। सॉरी दोस्तों, चारण साहित्य। चारण साहित्य क्या है? चारण साहित्य, चारण कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? चारण साहित्य कहलाता है। चारण कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य। क्या है चारण साहित्य? हमने जैन साहित्य की चर्चा की, जो जैन धर्म पर आधारित होता है, जो जैन मुनियों, जैन यतियों, जैन श्रावकों, जैन आचार्य द्वारा लिखा गया साहित्य जैन साहित्य कहलाता है। चारण कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाएगा? चारण साहित्य कहलाएगा। और चारण साहित्य अधिकांश दोस्तों, चारण साहित्य अधिकांश पद्य शैली में लिखे गए हैं, अर्थात दोहे के रूप में लिखे गए, पद्य शैली में लिखे गए। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूं कि 90% जो है चारण साहित्य है, जो अधिकांश की शैली में लिखे गए दोस्तों, पद्य शैली में लिखे गए। और यहाँ 10% है जो गद्य शैली में लिखे गए। अगर गद्य शैली में भी लिखे गए और अधिकांश जो पद्य शैली में लिखे गए, अगर आपसे पूछ ले कि चारण साहित्य लिखा हुआ है पद्य शैली, गद्य शैली, तो आपका उत्तर आएगा पद्य शैली। अब गद्य शैली में भी लिखा हुआ होगा, मैंने यहाँ 90% का नाम लिया है, तो 10% तो गद्य शैली में भी होगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि गद्य शैली में चारण साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी, यहां मैं लिख देता हूं कि गद्य शैली में चारण साहित्य की प्रथम रचना कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। जो लिखने वाला कौन था? शिवदास गार्डन था। शिवदास गार्डन था। और यही रचना वचनिका शैली की सबसे प्रथम सशक्त रचना थी, अचलदास खींचीरी वचनिका। इसकी चर्चा करेंगे। अचलदास कौन है? गागरोन का शासक है दोस्तों। कौन है? गागरोन का, खींची वंश का शासक है गागरोन। और गागरोन कहां पड़ता है दोस्तों? झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। खींची वंश का शासक है जिसका नाम है अचलदास खींची। और हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। साहित्यों के बारे में लिखने वाला कौन था? शिवदास गार्डन था। गद्य शैली में चारण साहित्य की सबसे प्रथम रचना पूछ ले तो कौन सी थी? अचलदास खींचीरी वचनिका। यही रचना वचनिका शैली की सबसे प्रथम या सबसे सशक्त रचना पूछ ले तो अचलदास खींचीरी वचनिका थी। तो यह था चारण साहित्य। अब आगे बात करते हैं तीसरे साहित्य के बारे में। कौन सा आता है? संत साहित्य। संत साहित्य। देखो दोस्तों, हमने बात की जैन साहित्य, हमने बात की चारण साहित्य, हम अब बात करेंगे संत साहित्य। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में हो या भारत में हो, तो संत कब आए? संत का जो काल चला वो कब चला? जब भक्ति आंदोलन हुए तब संत आए। और संत में भी प्रकार होते हैं, जैसे निर्गुण संत, सगुण संत, और इन दोनों को मिलाकर के मिश्रित संत कहते हैं। क्या होते हैं निर्गुण संत? जो भगवान को अमूर्त रूप या निराकार रूप में पूजते हैं, उन्हें कहते हैं निर्गुण संत। और सगुण संत किसे कहते हैं? जो भगवान को मूर्त रूप अर्थात साकार रूप में पूजते हैं, उन्हें हम कहते हैं सगुण संत। और जो दोनों रूप से पूजते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिश्रित संत। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भक्ति काल के दौरान जो निर्गुण संत हुए, सगुण संत हुए, जो मिश्रित संत हुए, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? संत साहित्य कहलाता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं भक्ति काल के दौरान निर्गुण संत, सगुण संत और मिश्रित संत द्वारा लिखा गया
लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? संत साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संत साहित्य कहलाता है। और इसका आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे सत्यभामासुर और रूसरो। सत्यभामासुर और रूसरो किसने लिखा था? मीराबाई ने लिखा था। जैसे आप ले सकते हो परिचय का अंग, और ले सकते हो कायाबेली। इन दोनों को लिखने वाले थे दादू जी, अर्थात दादू दयाल भी कह सकते हो। और आप ले सकते हो इनमें ज्ञान सवैया। क्या ले सकते हो दोस्तों? ज्ञान सवैया। से याद रखोगे, लिखने वाला कौन था भाई साहब? सुंदरदास था। और आप ले सकते हो वाणी व संवर्गी। दोनों को जोड़ों में रूप में याद रखोगे तो याद आ रहा। तो लिखने वाला कौन था दोस्तों? रज्जब जी था। लिखने वाला कौन था दोस्तों? रज्जब जी था। एक आप यहां उदाहरण ले सकते हो, जैसे सहज प्रकाश को लिखने वाला कौन था? सहजोबाई थी। कौन थी? सहजोबाई थी। ये हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब जब संत साहित्य हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे तब इनकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो हमने बात की जैन साहित्य, चारण साहित्य, संत साहित्य। देखिएगा संत साहित्य क्या है कि भक्ति काल के दौरान जो निर्गुण संत हुए और सगुण संत हुए, निर्गुण संत हुए और सगुण संत हुए और मिश्रित संत हुए, इनके द्वारा जो लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? संत साहित्य कहलाता है। और संत साहित्य में आप उदाहरण ले सकते हो सत्यभामासुर और रूसरो जो मीराबाई ने लिखा। परिचय का अंग कायाबेली किसने लिखा? संत दादू दयाल जी ने लिखा। सहज प्रकाश किसने लिखा? सहजोबाई ने लिखा। और ज्ञान सवैया से याद रखोगे, लिखने वाला कौन था? सुंदरदास था। वाणी व संवर्गी किसने लिखा दोस्तों? रज्जब जी ने लिखा। पूर्ण मनोयोग से पढ़े, अच्छा समझे और अच्छा पढ़े, पूरा समझ में आएगा दोस्तों। अब आगे हम चर्चा करेंगे। 3 साहित्यों की बात होगी, जैन साहित्य, चारण साहित्य और संत साहित्य के बारे में चर्चा होगी। अब चौथा साहित्य आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य क्या है। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध कौन सा साहित्य है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्राह्मण साहित्य, और आपका गोला काला हो जाएगा, था उत्तर सही माना जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, चौथा साहित्य है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वही, उसी हमने 3 साहित्य पढ़े, उसी तरह हम यहां कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, ब्राह्मण कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? ब्राह्मण साहित्य कहलाता है। और ये राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्राह्मण साहित्य है जो राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम मात्रा में उपलब्ध कौन सा साहित्य है, तो वहां क्वेश्चन आ जाएंगे कि ब्राह्मण साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य और संत साहित्य। तो वहां आपका उत्तर माना जाएगा ब्राह्मण साहित्य, जिसके हम यहां उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राव रणमल चंद, एक हो जाएगा बीसलदेव राजो। दोस्तों हम इनकी चर्चा करेंगे। राव रणमल चंद क्या है, किसके बारे में लिखा गया, बीसलदेव राजो क्या है, कौन इनकी प्रेम कथा है, जो कौन सा उनकी जो लड़की का क्या नाम था, उनकी चर्चा करेंगे। राव रणमल चंद, बीसलदेव रासो, हमीर रायण, और एक उदाहरण ले सकते हो आप कान्हड़ दे प्रबंध। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य ब्राह्मण कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? ब्राह्मण साहित्य कहलाता है। ये राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ आप
यानी कि गार्डन में सजा लेना कि ब्राह्मण साहित्य सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। और इसके उदाहरण ले सकते हो कि राव रणमल चंद, बिसल देव रासो हो गया, हमीर रायन हो गया दोस्तों, और कानड़ दे प्रबंध हो गया। और जो पांचवा साहित्य आता है वो आता है लोक साहित्य। पांचवा साहित्य आता है दोस्तों लोक साहित्य। लोक साहित्य सबसे पता चल रहा होगा कोई बड़ी महाभारत रामायण नहीं है। लोक साहित्य जो सामान्य लोगों के द्वारा लिखा गया अर्थात स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है। और लोक साहित्य अब वर्तमान में जो प्रेम कहानियों, लोक गाथाएं, लोक नाट्यों के रूप में उपलब्ध है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सामान्य लोगों के द्वारा स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य, यानी कि क्षेत्र विशेष, वहां क्षेत्र विशेष का वर्णन देते हैं वो। सामान्य लोगों के द्वारा स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य, स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है। ये वर्तमान में अर्थात लोक साहित्य वर्तमान में लोक गाथाएं, लोक नाट्य, प्रेम कहानियां और कहावतों के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों हमने पांचों साहित्य की बात की, एक एक चर्चा पे बात की। पहला था साहित्य दोस्तों जैन साहित्य, चारण साहित्य, संत साहित्य, और चौथा था कौन सा दोस्तों? ब्राह्मण साहित्य, और पांचवा था लोक साहित्य। लोक साहित्य क्या होता है कि सामान्य लोगों के द्वारा स्थानीय शैली में लिखा गया साहित्य क्या कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है। और ये वर्तमान में है जो लोक गाथाएं, लोक नाट्य और प्रेम कहानियों तथा कहावतों के रूप में उपलब्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे, बस यहाँ ध्यान रखना है कि कौन सा ये ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, लोक साहित्य क्या होता है। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि राजस्थान में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध कौन सा साहित्य है? तो वो उत्तर आ जाएगा ब्राह्मण साहित्य। और मैंने जैन साहित्य में एक प्रश्न बन सकता है कि जैन साहित्य है वो चंपू शैली में लिखा गया, चारण साहित्य अधिकांश पद्य शैली में लिखा गया, गद्य शैली की सबसे पहली रचना ध्यान रखना दोस्तों जो शिवदास गार्डन था वो चारण कवि था। ये आपको फैक्ट जितने लिखा है वो उतने ध्यान रखना। अब जो अगली चर्चा आती है लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य का पार्ट होता है लोक साहित्य, और लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती है अर्थात लोगों ने जो अलग अलग स्टाइल उन्हीं को कहते हैं विधाएं, रीति, स्टाइल। अलग अलग स्टाइलों में ग्रंथ लिखा है तो लोक साहित्य की कुछ विधाएं होती है। जैसे मैं नाम बता देता हूं अभी, रासो, ख्यात, वेली, वचनिका, इस प्रकार की कुछ विधाएं होती है। इनकी चर्चा करने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं। अब साहित्य में प्रथम कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? राजस्थानी भाषा का सबसे पहला नाटक, कहानी और कोई आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? ये चर्चा किसमें करते हैं? साहित्य में प्रथम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि लोक साहित्य क्या होता है, लोक साहित्य की विधाएं में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला बिंदु हो जाता है दोस्तों साहित्य में प्रथम कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, रचना या कृति उन्हीं बोल सकते हो। लेकिन उससे भी पहले हम एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, हमारे लिए और भी अच्छा होगा। वो रहेगा दोस्तों कि जैसे जैसे राजस्थानी साहित्य का विकास होता गया, जैसे जैसे राजस्थानी साहित्य में ग्रंथ कृति रचनाएं लिखती गई, राजस्थानी साहित्य का विकास होता गया और समय बीतता गया, तो राजस्थानी साहित्य को कालक्रम विभाजन के अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिएगा दोस्तों कि राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार। यहां लिख सकते हो कि काल विभाजन के अनुसार या कालक्रम के अनुसार। कालक्रम के अनुसार राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन काल, एंसाइट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मध्यकाल और मॉडर्न पीरियड अर्थात आधुनिक काल। आधुनिक काल, प्राचीन काल, एंसाइट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, आधुनिक काल क्या है इनका समय, इनकी चर्चा करते हैं। तो 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक, 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक जो हमारा काल रहा, जो राजस्थानी साहित्य का प्राचीन काल रहा,
राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल पूछ ले, सॉरी यहाँ दोस्तों 8वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक करना। क्या करना दोस्तों, 8वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक करना। और 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक, 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक कौन सा काल रहा हमारा, राजस्थानी साहित्य का मध्य काल रहा। और 18वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक, 18वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक कौन सा काल रहा हमारा दोस्तों, मॉडर्न पीरियड रहा। प्राचीन काल 8वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक, और 15वीं से 18वीं से लेकर के मध्य काल, और 18वीं से लेकर के वर्तमान काल तक हमारा काल रहा। इसी को कहते हैं दोस्तों वीर गाथा का काल। वीर गाथा का काल इसको कहा जाता है दोस्तों, प्राचीन काल को क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल। इसका जो समय हो जाएगा 8वीं से लेकर के 15वीं सदी तक हो जाएगा। और मध्य काल को कहा जाता है साहित्यकारों का काल, साहित्यकारों का काल कहा जाता है। वीर गाथा का काल, साहित्यकारों का काल, और इसको कहा जाता है इतिहासकारों का काल, इतिहासकारों का काल। वीर गाथा का काल क्यों कहते हैं, साहित्यकारों का काल क्यों कहते हैं, इतिहासकारों का काल क्यों कहते हैं। यहां से लेकर के जो यहां तक जो समय बीता 8वीं सदी से लेकर के जो समय बीता 15वीं सदी तक, जो इसमें जो वीर गाथाओं का उल्लेख है, शौर्य गाथाओं का उल्लेख है, जैसे पृथ्वीराज तरती आ जाता है हमारा, हमीर देव चौहान आ जाता है, इनका उल्लेख होने के कारण हमें इस वीर गाथा काल कह सकते हैं। और इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन काल को वीर गाथा काल का, यहां हम लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल को क्या कहा दोस्तों, वीर गाथा का काल का। और भी आते हैं, और भी कवि आते हैं, लेकिन उनमें प्रमुख कौन आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। इसी को कहा जाता है दोस्तों आदिकाल। क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिकाल कहा जाता है। मध्यकाल, क्योंकि मध्यकाल 15वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक रहा दोस्तों, इसमें साहित्यकार आए, इसमें साहित्यकारों ने अपनी कृति रचना लिखी। और जो 18वीं सदी से लेकर के वर्तमान काल जो अब चल रहा है, वहां इतिहास है, जैसे लुईजी पियो टेसीटोरी, कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, ये आए इतिहासकारों का काल। ये इतिहासकारों का काल इसलिए कहा जाता है। तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और भी अगर हम बांटना चाहे प्राचीन काल को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अभिलेखीय काल, एक है वीर गाथा काल। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। लेकिन आपका इतना डीपली प्रश्न नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से प्रश्न आएगा। देखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये हमारी चर्चा रही। यहाँ 8वीं सदी से 15वीं सदी तक, और 15वीं से लेकर 18वीं, और 18वीं से लेकर के दोस्तों वर्तमान काल तक हमारी चर्चा रही। अब बात करते हैं कि साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं। अब हमारी बात करते हैं दोस्तों साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं। साहित्य में प्रथम, देखिएगा साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं, यहां मैं लिख देता हूं। जैसे यहां हमारे पास, यहां मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, आप वहां टॉपिक का नाम लगा देना, साहित्य में प्रथम कौन कौन से आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम या प्राचीन, अगर वो प्रथम रचना होगी तो सबसे प्राचीन भी रचना हो जाएगी। राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी भाषा की, राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम, या वो इसी को कह सकता है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन रचना कौन सी थी दोस्तों, हमारा उत्तर रहेगा भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली होगा। अब बात करते हैं इसको लिखने वाला कौन था दोस्तों, वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी इसको लिखने वाला था। बात करें कब लिखी, तो 1168 ईस्वी में लिखी। यहाँ 1168 ईस्वी में लिखी। इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों 12वीं सदी में लिखी, 12वीं सदी में लिखी, लगभग 12वीं सदी, और फिक्स डेट कौन से, तो 1168 ईस्वी में लिखी। बात करें इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी दोस्तों, मारू गुज्जर। भाषा कौन सी थी दोस्तों, मारू गुज्जर।
और बात करें इसकी जानकारी की, इसमें जानकारी क्या मिलती है, तो भरत व बाहुबली के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। भरत व बाहुबली के मध्य के, भरत व बाहुबली के मध्य का युद्ध का वर्णन मिलता है। मध्य के युद्ध का वर्णन मिलता है, अर्थात वज्रसेन सूरी के द्वारा रचित है भरतेश्वर बाहुबली जो 1168 ईस्वी में रची गई। मारू गुज्जर भाषा है, भाषा पूछ ले तो मारू गुज्जर हो जाएगी। भरत व बाहुबली के मध्य का युद्ध का वर्णन मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें, अगली हम बात करेंगे जो संवत्तो उल्लेख करने वाली, संवत्तो लेख वाली राजस्थान की प्रथम रचना कौन सी थी? संवत्तो लेख यानी कि संवत उल्लेख, यानी कि जिसमें संवत उल्लेख है, प्रमाणित डेट है, संवत उल्लेख करने वाली राजस्थान की प्रथम रचना कौन सी थी? तो इससे मिलती जुलती, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखने वाला कौन थे? शालीभद्र सूरी थे। लिखने वाले कौन थे दोस्तों? शालीभद्र सूरी थे। शालीभद्र सूरी थे। और शालीभद्र सूरी ने कब लिखा? 1174 ईस्वी में लिखा। 1174 ईस्वी में लिखा। और अगर आपसे पूछ ले भाषा कौन सी है दोस्तों? मारू गुज्जर। भाषा कौन सी है दोस्तों? मारू गुज्जर। जितने मैं यहाँ फैक्ट लिखा रहा हूँ, साहित्य में प्रथम कौन कौन से आएंगे, इनसे पर्सन, अगर साहित्य से नहीं पर्सन बनेगा तो 100% इनसे पर्सन बनेगा। साहित्य में प्रथम अर्थात राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम रचना, अगर वो प्रथम रचना होगी तो प्राचीन रचना भी हो जाएगी। तो कौन सी थी? भरतेश्वर बाहुबली थी। लिखने वाले कौन थे? वज्रसेन सूरी थे, जिन्होंने 1168। अगर 1168 ऑप्शन में नहीं आया तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 12वीं सदी सही हो जाएगा। भाषा कौन सी थी? मारू गुज्जर थी। जानकारी क्या मिलती है? भरत व बाहुबली के मध्य का युद्ध का वर्णन मिलता है। अगली बात करें संवत उल्लेख, अर्थात संवत उल्लेख करने वाली राजस्थान की प्रथम रचना कौन सी थी? दोनों मिलती जुलती दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार रिवीजन करना, खोपड़े में आराम से बिठ जाएगा। भरतेश्वर बाहुबली रास लिखने वाले कौन थे? शालीभद्र सूरी थे। भाषा कौन सी थी दोस्तों? मारू गुज्जर थी। अगली तीसरी हम बात करते हैं कि वचनिका शैली की, वचनिका शैली की सबसे सशक्त रचना, सबसे प्रथम सशक्त रचना बोल सकते हो आप। सबसे प्रथम सशक्त रचना कौन सी थी? अचलदास खींचीरी वचनिका। अचलदास खींचीरी वचनिका। खींचीरी वचनिका क्या थी? वचनिका शैली की हम बात करेंगे लोक साहित्य की, जब विधाएं पढ़ेंगे तब बात करेंगे वचनिका, ख्यात, वेली, वात, ये क्या होती है, हम इसकी चर्चा करेंगे। लिखने वाले कौन थे? शिवदास गार्डन थे दोस्तों। शिवदास गार्डन थे। लिखने वाले कौन थे? शिवदास गार्डन थे, जो चारण कवि थे। अब दिमाग लगाओ, मैंने चारण कवि क्यों कहा इन्होंने, यानी कि मैं, आप थोड़ी ना ऐसे पता था कि चारण कविता, हमने बात की थी अचलदास खींचीरी वचनिका है जो गद्य शैली में लिखित, गद्य शैली में लिखित चारण साहित्य की सबसे पहली रचना कौन सी थी? अचलदास खींचीरी वचनिका थी। लिखने वाले कौन थे? शिवदास गार्डन थे। और चारण, ये चारण कवि है, इसमें ये कहाँ के शासक थे? गाग्रोण के शासक थे, खींची वंश के शासक थे। हम बाद में बात करेंगे साहित्य के बारे में। ये तीन आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं और हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। ये साहित्य में प्रथम जितने जितने मैं लिखा रहा हूं वो आपको दोस्तों पूरे याद होने चाहिए। अब एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया साहित्य की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया ने ही राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास लिखा, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक लिखा, राजस्थानी भाषा का पहली कहानी लिखी। अब बात करते हैं शिवचंद भरतिया को हम बांट सकते हैं तीन भागों में। कहने का मतलब राजस्थानी उपन्यास, राजस्थानी कहानी और राजस्थानी नाटक। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो उसका नाम आएगा कनक सुंदर। लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवचंद भरतिया था। लिखने वाला कौन था दोस्तों? शिवचंद भरतिया था।
पहली बात, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदर। फिर अगर बात करें राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम कहानी कौन सी थी? प्रथम कहानी कौन सी थी? कहानी तो बहुत है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रथम कहानी कौन सी थी दोस्तों, तो उसका नाम आएगा विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा था? प्रथम नाटक कौन सा था? तो आएगा केसर विलास। केसर विलास। अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी और राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक लिखने का श्रेय किन्हें जाता है? शिवचंद भरतिया को जाता है। अब यहाँ इतनी सी जानकारी के लिए हमें काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है, परीक्षक भी होशियार से होशियार होते जा रहे हैं, तो विद्यार्थी को तो होशियार होना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा का द्वितीय उपन्यास, राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो उसका नाम आएगा चाचा। और चाचा का नाम क्या था? अर्थात लिखने वाले का नाम क्या था? श्री नारायण अग्रवाल। श्री नारायण अग्रवाल। ठीक है। अगर अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? तो अबलाओं का इंसाफ। क्या होगा दोस्तों उत्तर हमारा? अबलाओं का इंसाफ। लिखने वाला कौन था? अंबिका दत्त व्यास। ऐसे ए याद रखना, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास। तो तीन हमने पहले चर्चा की राजस्थानी भाषा की सबसे प्रथम रचना कौन सी थी? संवत उल्लेख करने वाली राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी थी? फिर हमने बात की शिवचंद भरतिया द्वारा लिखा हुआ पहला उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदर। प्रथम कहानी कौन सी थी? विश्रांत प्रवास थी। प्रथम नाटक कौन सा था? केसर विलास था। अगर पूछ ले राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा था? चाचा। लिखने वाला कौन था? श्री नारायण अग्रवाल थे। और राजस्थानी भाषा का पहला हिंदी उपन्यास पूछ ले तो अबलाओं का इंसाफ। क्या था? अबलाओं का इंसाफ। लिखने वाले कौन थे? अंबिका दत्त व्यास। अब बात करते हैं आगे कि राजस्थानी भाषा का पहला 12 मासा ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पहला 12 मासा ग्रंथ, बात करते हैं 12 मासा ग्रंथ का मतलब क्या होता है, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि राजस्थान का प्रथम 12 मासा ग्रंथ कौन सा था? 12 मासा ग्रंथ। 12 मासा ग्रंथ अगर आपसे पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? नेमिनाथ 12 मासा। नेमिनाथ 12 मासा। नेमिनाथ 12 मासा। लिखने वाले कौन थे? कवि पालन। लिखने वाले कौन थे? कवि पालन। इसमें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जिनका नाम था नेमिनाथ, उनका वर्णन किया गया किसमें? नेमिनाथ 12 मासा। 12 मासा का मतलब ग्रंथ का मतलब होता है कि जिसमें 12 महीनों का वर्णन किया गया, अर्थात प्रकृति 12 महीनों में अपने क्या क्या रंग रूप बदलती है, क्या क्या करती है, उन सभी पात्रों का वर्णन अगर जिस ग्रंथ में कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? 12 मासा कहलाता है। तो नेमिनाथ 12 मासा राजस्थान का पहला 12 मासा ग्रंथ था, जिसको लिखने वाले कौन थे? कवि पालन। अब बात करते हैं कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी? आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी थी दोस्तों? तो उनका नाम आएगा बादली। और लिखने वाले कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। दोस्तों हम उस सोपान तक पहुंच चुके हैं जिसकी मैंने घोषणा शुरुआत में की थी। चंद्र सिंह बिरकाली। बादली हमारे लिए बादल अर्थात बादली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उस घोषणा पहुंचने तक हमारी एक बिंदु रह जाता है कि आधुनिक राजस्थान यानी कि आधुनिक राजस्थान कब हुआ? जब स्वतंत्रता के बाद। तो आप यहां कह सकते हो कि स्वतंत्रता काल के बाद का प्रथम उपन्यास अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, प्रथम उपन्यास, तो उनका जो लिखने वाले नाम थे श्री नतमल जोशी थे। और
उपन्यास का नाम था दोस्तों आभे पटकी। क्या नाम था दोस्तों? आभे पटकी। लिखने वाले कौन थे? श्री नथमल लाल जोशी। श्री नथमल लाल जोशी। लिखने वाले कौन थे? श्री नथमल लाल जोशी थे। जितने मैंने फैक्ट लिखाए हैं अगर वो आपको याद हो गए तो ऐसे मान लो ना कि साहित्य में प्रथम आने वाले चाहे कोई भी ग्रंथ हो तो पेपर में अर्थात ओएमआर शीट में तो क्या कर देना दोस्तों? गोला काला कर देना। राजस्थान का प्रथम 12मासा ग्रंथ कौन सा हो गया? नेमिनाथ 12मासा ग्रंथ हो गया। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी होगी? बादली होगी। और स्वतंत्रता के काल के बाद का प्रथम उपन्यास कौन सा हो गया दोस्तों? आभे पटकी हो गया। यहां तक हमने चर्चा की और हमने शुरुआत में एक बड़ी घोषणा की थी कि हम प्रश्न लिखाएंगे और उस सोपान तक हम दोस्तों प्रश्न तक पहुंच चुके हैं कि बादली है। बादली क्या है? आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। जो लिखने वाले कौन थे? चंद्र सिंह बिरकाली थे। और ये कहाँ के थे? हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के बिरकाली गांव के थे। इनकी हम चर्चा करेंगे। आप निश्चित रहिए, पूरी चर्चा करके जाएंगे। अगर आप डीआर ब्रदर क्लासेज में आएंगे तो चिंता मत लीजिए, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो इस बादली के बारे में चर्चा थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों एक मैं प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने। दोस्तों मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने के बाद मैं आपको अगली आने वाली क्लास में उसका वांछित जवाब दूंगा। कि मैं आपको एक प्रश्न लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया ना दोस्तों तो ऐसे मान लेना कि मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनकी जो कला संस्कृति है बहुत अच्छी है। तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे आ जाए तो बादली है। अगर परीक्षक लिख के ऐसा लिख करके छोड़ दे कि बादली है, केवल इतना लिख करके छोड़ दे बादली है, तो मैं यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा हूं कि एक लोकगीत है, एक लोकगीत है, दूसरा एक कृति, या इसी को कह दे रचना, या इसी को कह दो आप पुस्तक है। सी हो गया आपका एक आभूषण है, एक आभूषण है। डी हो जाएगा आपका एक दोस्तों एक लोकगीत है, एक कृति या रचना है, एक आभूषण है। दोस्तों बादली एक हो जाएगा आपका कि एक जयकारा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पूरा मनोयोग लगा करके आप इसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में देना और मैं ये आपके ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों। यानी कि ये ऑप्शन थे और मैं आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो मैं यहां लिख देता हूं। ए, ब, से और द। यहां मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको कौन कौन सा चूज करना है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे। या आपके पास चौथा ऑप्शन है, चलो छोड़ो चौथा, ये आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है कि बादली क्या है। बादली एक लोकगीत है, एक कृति रचना पुस्तक है, एक आभूषण है, एक जयकारा। आपको कौन सा सही है वो चूज करके आपको इनमें से ऑप्शन में से सही जवाब देना है। क्या देना है? और उसका अगर आपने जवाब दे दिया, जैसे मान लो कि ब दे दिया या स दे दिया या द दे दिया या ए दे दिया, तो आपको कारण सही जवाब देना है दोस्तों। क्या देना है? कारण सही जवाब देना है। मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं कि मैंने प्रश्न लिखा कि बादली है। अगर परीक्षक इतना लिख करके छोड़ दे तो और ऑप्शन में दे दे कि एक लोकगीत है, एक कृति रचना या एक पुस्तक है, एक आभूषण है, एक जयकारा है, और वहां ऑप्शन ये दे दे, तो आपको इस जो आप प्रश्न सही करोगे वो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। दोस्तों मैंने बड़ी पहले घोषणा कर दी थी कि एक प्रश्न देख के जाऊंगा और उसका अच्छा सा आप सॉल्यूशन दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और आगे आने वाली मैं क्लास में इसका वांछित जवाब दूंगा। दोस्तों समय सीमा को देखते हुए आज का हमारा जो क्लास रहेगी दोस्तों यहीं तक रहेगी। जो आगे आने वाली एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।